ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। अब नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, तो एक बार थोड़ा चैप्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। आप वेटेज के बारे में भी देख लो, कौन से चैप्टर्स को कितना वेटेज दिया है इंस्टीट्यूट ने, और आपको उस हिसाब से कैसे उस पर फोकस करना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो चैप्टर्स उन्होंने वेटेज के हिसाब से बांटे हुए, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडेक्स में एक बार देख लो। अब इंडेक्स का पेज नंबर नहीं है, तो वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, चैप्टर नंबर 1 से लेके जो चैप्टर 12, ये फर्स्ट ब्लॉक है, पार्ट ए, और इसका जो वेटेज है दैट इज 40 मार्क्स। ठीक है, 1 to 12 ये 40 मार्क्स हो गया पार्ट ए। फिर चैप्टर नंबर 13 से लेके 18 वाला जो ब्लॉक है, ये सारे चैप्टर्स पार्ट बी है, एंड दिस इज 35 मार्क्स। ये इंडस्ट्रियल और लेबर लॉज वाला पार्ट है एक्चुअली में, ये 35 हो गया। और लास्ट के 3 चैप्टर 19, 20 एंड 21, ये तीनों चैप्टर्स मिला के 25 मार्क्स। ठीक है, तो एग्जाम क्लियर करवाने में आपको ये 3 चैप्टर्स कितना हेल्प कर सकते हैं वो यहाँ से पता चल ही रहा है। अब सुन लो, जो फर्स्ट हाफ है 1 to 12 जो 40 मार्क्स का है, उसमें भी अपने चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जब प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले 6 या 7 चैप्टर्स जो है 1 to 7 वो अपने एक ब्लॉक में रखेंगे, और 8 to 12 वाले चैप्टर्स को दूसरे ब्लॉक में रखेंगे। तो इक्वल वेटेज मान के चल सकते हैं, तो हर ब्लॉक का वेटेज अराउंड 20 मार्क्स का होगा, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं 1 to 7 वाले, ये सारे चैप्टर्स में ना आपको कंपनी लॉ का बहुत सारा रेफरेंस मिलने वाला है। फर्स्ट 5-6 चैप्टर्स में कंपनीज, LLPs, ये सब का रेफरेंस है। और दूसरा, कंपनी लॉ के जो टॉपिक्स है, जैसे मेमोरेंडम की हम बात करते हैं, आर्टिकल्स की बात करते हैं, उनका ऑल्ट्रेशन, उनके क्लॉजेस, वो सब डिटेल्स कंपनी लॉ वाले सब्जेक्ट में नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ रेफरेंस दिया था, उसकी डिटेल्स यहाँ पे कवर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट पढ़ने के बाद आप ये पढ़ रहे हो तो उसका बेनिफिट रहेगा कि इंट्रोडक्शन के 5-6 चैप्टर्स आपको रिलेवेंट लगेंगे, और कुछ पॉइंट्स तो रिपीट भी है, टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड वो सब पार्ट तो सेम टू सेम आ रहा है। तो जो एक सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो दूसरे में काम भी आ रहा है, वो प्लस पॉइंट भी यहाँ पे रहने वाला है। बाकी कुछ चैप्टर्स की बात करें जो प्रोसीजर वाइज इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, अगेन 21 चैप्टर्स हैं, वेटेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हर चैप्टर में से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला तो है ही। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चैप्टर में से कुछ भी नहीं पूछेंगे, छोटा आंसर होगा या ज़्यादा वेटेज रखेंगे, लेकिन पूछेंगे तो सही, कहीं ना कहीं वो कवर होगा। अब ये जो फर्स्ट ब्लॉक है अपना 1 to 12 वाला, इसमें एक है चैप्टर नंबर 12, ये कन्वर्जन प्रोसीजर्स पे है। कंपनी लॉ में प्रोसीजर्स का वेटेज आपने इतना सिलेबस पढ़ा, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इन बिटवीन आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन प्रोविजंस और सेक्शन ज़्यादा हैं, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, या एडवांटेजेस है, डायरेक्ट सेक्शन समझाना है, केसेस है, वो सब आ रहा है। प्रोसीजर्स लिमिटेड है। यहाँ पे आपको सेटिंग अप अ बिजनेस एंटिटी, सब्जेक्ट का नाम ही है, बिजनेस को सेटअप करना, बिजनेस को क्लोज करना, तो दैट इज अ प्रोसीजर। तो कोई भी टाइप का एंटिटी होगी, चाहे वो LLP हो, AOP हो, HUF हो, या फिर कोई कंपनी हो, उसको सेटअप कैसे करना है, दैट इज अ प्रोसेस। और उसको अगर बंद करना है, वाइंडिंग अप करना है, तो वो भी एक प्रोसीजर रहेगा, तो वो भी एक प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसीजर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इम्प्लाइड है कि इन चैप्टर्स में आपको प्रोसीजर्स इन बिटवीन मिलते रहेंगे। चैप्टर नंबर 12 का टाइटल ही देख लो, प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। एक टाइप की कंपनी को दूसरी टाइप की कंपनी में कन्वर्ट करना, अब ये सारे जो प्रोसेस होंगे उनके बारे में यहाँ पे बात होने वाली है। तो पूरा चैप्टर कन्वर्जन प्रोसीजर्स पे बात करेगा, और इसमें से गारंटीड है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चैप्टर 12 को आप उस हिसाब से ध्यान रखना। अब इसमें प्रोसीजर में ये होगा ना, क्रोनोलॉजी में आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो इम्प्लाइड है। प्रोसीजर के स्टेप्स आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हो, बट एक क्वेश्चन आने वाला है डेफिनेटली, तो फिर उसको याद करने के लिए मेहनत करनी है। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, एक पार्ट बी है अपना 13 to 18 वाला, इसमें एक है चैप्टर नंबर 17, ये सारे लेबर लॉज के कंप्लायंसेस के बारे में बात कर रहा है, ऐसे बोला हुआ है। अब लेबर लॉज के कंप्लायंसेस में इस 17 चैप्टर में मल्टीपल एक्ट्स हैं। ये एक चैप्टर दिखने में है, अंदर आप पढ़ोगे तो आपको अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट अलग है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अलग है, ये सारे अलग अलग एक्ट मिलेंगे। तो इन सारे एक्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम उसको उस हिसाब से प्रिपेरेशन करेंगे। चैप्टर बड़ा है, बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि चैप्टर को स्किप कर देते हैं, गलती से भी स्किप मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। लास्ट 1-2 एग्जाम्स में तो उन्होंने ऐसा किया था, पूरा सेक्शन, मतलब 16 मार्क्स का एक जो अपना सेक्शन आता है, वो पूरा सेक्शन इस चैप्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो 4 क्वेश्चन पूरे इसी चैप्टर में से पूछ लिए, और उस अटेम्प्ट में अगर कोई 17 चैप्टर छोड़ के गया होगा, चलो बड़ा चैप्टर है जाने देते हैं, एक ही चैप्टर तो छोड़ के जा रहे हैं, तो आपका एक पूरा सेक्शन ही चला गया। तो यहाँ पे ऐसे कुछ स्किप करके जाना, वॉल्यूंटरीली कि अपने रैंडमली सिलेक्ट कर लें कि ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो वो गारंटी है कि आपके उतने मार्क्स गए। आपका 100 का पेपर 84 का हो गया, फिर 84 में से आपको 50 का एवरेज बनाना है, तो अपने आप आपने जाने दिया। तो चैप्टर बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं अपने उसको स्किप कर देंगे। हर एक टॉपिक उसमें अलग एक्ट है, आप नंबर ऑफ एक्ट्स डेली टारगेट करो ना, हर रोज 1 या 2 एक्ट पढ़ लो,
तो भी आपका वो चैप्टर विद इन अ वीक रिवाइज भी हो जाएगा, कवर अप भी हो जाएगा, तो क्विट करने वाली ये चीज़ नहीं। क्लियर। और जो लास्ट ब्लॉक है अपना 19, 20, 21, ये कंपनी लॉ में जो नहीं देखा 3 चैप्टर्स 10 मार्क्स, वैसे ये 3 चैप्टर है बट फॉर 25 मार्क्स। तो ये टॉपिक्स तो ऐसे है ना कि इनमें से तो कुछ भी आ जाए अपने को आना चाहिए। तो तीनों चैप्टर्स में से आप कुछ भी एक टॉपिक भी स्किप करके मत जाओ, इतना अच्छे से कवर करो, क्योंकि पार्ट सी अलग से आने वाला है। तो गारंटीड है कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक्स में से आएंगे। अब आपके ऊपर है उसमें से आप कितना स्कोर कर सकते हो। कहीं 15 to 18 मार्क्स भी ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट ने अगर इस ब्लॉक में स्कोर कर लिए तो आपका 40 का मिनिमम और 50 का एवरेज बनाना कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा। इसको उस हिसाब से इंपॉर्टेंट मान के चलना है। इन 3 चैप्टर्स में से भी जो एक टेक्निकल चैप्टर है वो लास्ट वाला है 21। 19 और 20 दोनों चैप्टर्स बहुत सिंपल से हैं। एक तो डोरमेंट कंपनी बोला है, आप नंबर ऑफ पेजेस भी देख लो, ज़्यादा नहीं। दूसरा 20 वाले चैप्टर में नेम स्ट्राइक ऑफ करने की बात हो रही है, रजिस्टर में से कंपनी का नाम हटा दिया और उसको रिस्टोर कर दिया, लिमिटेड प्रोसीजर्स है। तो वो 2 चैप्टर में कंटेंट बहुत कम है, बट एक एक क्वेश्चन मिनिमम उनमें से आएगा, क्योंकि 25 मार्क्स है तो सिर्फ एक चैप्टर पे वो डिपेंड नहीं करेंगे, इन दोनों में से भी कुछ ना कुछ पूछेंगे। जो लास्ट चैप्टर है आपका ये वाइंडिंग अप प्रोसेस के ऊपर है। ग्रुप 2 में आप लोगों ने वो आईबीसी पढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आईबीसी वाली चीज़ें यहाँ रिलेट होने वाली है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है उसके बारे में बात होगी। तो चैप्टर प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है, आजकल ट्रेंडिंग भी है, तो कंपनी जितनी बनती है ना उतनी बंद भी होती है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हैवी लॉसेज होते हैं, तो वाइंडिंग अप की तरफ जाना पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग आईबीसी कोड में क्या बोला हुआ है वो प्रोसीजर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो गारंटीड है आपको इस चैप्टर में से कम 10 मार्क का कंटेंट तो कहीं नहीं गया, मिलने ही वाला है। 10 to 12 मार्क्स 15 मार्क्स भी हो सकता है, बिकॉज 3 चैप्टर मिला के 25 है। तो ऊपर के 2 चैप्टर 5-5 मार्क्स के भी गिन लोगे ना, तो उसके बाद इस चैप्टर के लिए कम से कम 15 मार्क्स का कंटेंट बचेगा, उतना आ सकता है। तो पहले से अपने को उसके ऊपर उतना फोकस रखना है कि इनमें से तो मार्क्स स्कोर करनी है। क्लियर। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है आज, दैट इज चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा इजी चैप्टर है, सिंपल सा है, देख लो पेज नंबर 1। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ध्यान देना। अब देखो बिजनेस सेटअप करने की बात हो रही है, सब्जेक्ट का नाम ही है ना, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। तो बिजनेस करने के लिए आपके पास ना एंटिटी वाइज मल्टीपल ऑप्शंस है कि कौन कौन से टाइप की एंटिटीज अपने सेटअप कर सकते हैं। तो कुछ नाम इनके बारे में बता दो, कौन कौन सी एंटिटीज है बिजनेस एंटिटी सेटअप करनी हो तो। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप एक होता है, और कौन कौन से, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के साथ एलएलपी का ऑप्शन है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और कुछ ऑप्शन एचयूएफ है, ओपीसी कंपनी, टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज जो अपन ने पढ़ी। एक एओपी बीओआई करके भी होता है, वो भी यहाँ पे बात करेंगे। तो ऐसी मल्टीपल एंटिटीज है। अच्छा अगर चैरिटेबल नेचर का काम करना हो तो सेक्शन 8 कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, एनजीओ जो अपने बोलते हैं, सब कुछ है। आजकल कंपनीज में नया कल्चर है, इसको बोलते हैं स्टार्टअप कल्चर, तो नई स्टार्टअप कंपनीज आ रही है। ये सारी बातें अपने यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं। तो पॉइंट वही है, इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव वही है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। 10 नाम तो आपने गिनवा दिए कि इतने इतने टाइप की बिजनेस एंटिटीज हो सकती है, बट कौन सी बिजनेस एंटिटी सिलेक्ट करनी है अपने बिजनेस के लिए, वो चॉइस करना कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, वो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। लैंग्वेज वाइज चैप्टर बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये सारे टाइप्स आपने मोर और लेस कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। अब कौन से बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल है, ये कॉमन सेंस वाली भी चीज़ है, और थोड़ा बहुत बेसिक एक्सपीरियंस आपको जितना भी होगा उसके बेस पे आप इसको क्लासीफाई कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इंट्रोडक्शन में वही बातें बोली, बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी और स्ट्रक्चर के बारे में सोचना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ में क्या क्या बोला हुआ है, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। अभी जो आपने नाम बताए वो सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। लैंग्वेज के अंदर चीज़ों का रिपीटेशन है, तो इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं जा रहा हूँ। वो जो फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ एंटिटीज, उस पेज पे पूरा वही लिखा हुआ है, नथिंग न्यू। आगे बढ़ सकते हैं अपने सेकेंड पेज पे भी देख लो, टॉपिक रिपीट है आपका, टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये सारे टाइप्स अपन ने कंपनी लॉ में पढ़े, यहाँ पे भी नेक्स्ट चैप्टर में भी रिपीट होने वाले, तो इसमें भी मैं कुछ रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी आपको पता है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली आप फैक्टर्स पे आ जाओ, जो इस चैप्टर का मेन कंटेंट है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका डिसीजन जो है जिस पे बेस्ड होगा, और उस हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे कि कंपनी बनाएं, पार्टनरशिप फॉर्म रखें, एलएलपी करें, क्या करना चाहिए। पहला जो पॉइंट है दैट इज द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा आपका बिजनेस क्या है, क्या बिजनेस करना चाहते हो, उसके बेस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से टाइप की एंटिटी आपके लिए सूटेबल रहेगी। अब कॉमनली अगर अपने इसको डिसाइड करें तो अगर स्मॉल बिजनेस है आपका, जिसमें रिस्क फैक्टर भी कम है, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है, और रिटर्न भी मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में कौन सा फॉर्मेट बेटर रहेगा। आईपीओ निकाल दे डायरेक्ट, ऐसा होता है। कोई आपके घर के पास छोटी सी किराने की शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है, उसका भी आईपीओ आ रहा है, होता है ऐसा। क्या करेंगे इतनी इतनी धनराशि का, क्या कीजिएगा, वो मीम चलता है ना, ठीक है। तो इतने पैसों का करोगे क्या, तो ऑब्वियसली इतना कैपिटल आपने रेज करना है, तो पहले तो कोई देगा नहीं आपको इतना कैपिटल, ठीक है। और रेज कर भी लिया तो पैसा खर्च कहाँ करोगे, कोई बिजनेस का इतना बड़ा आइडिया नहीं है,
तो छोटे बिजनेसेस के लिए इट इज इम्प्लाइड कि आप प्रोप्राइटरशिप वाला जो बिजनेस है वो कर लो, मतलब इंडिविजुअल अपने नाम से बिजनेस कर रहा है, रिस्क भी मॉडरेट है, कैपिटल भी कम रिक्वायर्ड है, हैवी लॉसेस का भी कोई टेंशन नहीं है कि बहुत बैंक्रप्सी आ जाएगी, तो आप इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में बिजनेस चला सकते हो। अगर थोड़ा सा अपने स्केल को बढ़ा रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए और इंडिविजुअल के लिए रिस्क फैक्टर हाई हो सकता है, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने पार्टनरशिप में चले जाओ। तो वहाँ पे क्या 2-3 लोग 4 लोग होंगे, कंट्रीब्यूशन भी सबकी तरफ से आएगा, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो भी फुलफिल हो जाएगी और रिस्क भी लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन अपने पास रहता है। अब जैसे जैसे आपके बिजनेस का स्केल बढ़ता जाएगा, आपको अब स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे बिजनेस करना है या वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस करना है, तो फिर वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट लेवल पे जाना पड़ेगा, कंपनी बनानी पड़ेगी। इसमें भी कैपिटल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, पब्लिक पे जाना है, उसमें भी लिस्टेड रखना है, अनलिस्टेड रखना है, वो सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर वही है कि नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा क्या करना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं लैंग्वेज में ऐसे ही बाइफर्केशन किया हुआ है। स्टार्टिंग में बोला स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस है आपका, प्रोफेशन है, पर्सनल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो सोल प्रोप्राइटर वाला पॉइंट जो है वो इनफ हो जाएगा। एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे दे रखे हैं। अब ये सब आंसर ऐसे है ना कि अंदर का कंटेंट आप अपने मन से लिख सकते हैं, कोई सेक्शन की लैंग्वेज नहीं है, तो आपको एक्सप्लेन ही करना है बेसिक। पार्टनरशिप आ गया, फिर सेकंड लेवल पे थोड़ा सा अगर बिजनेस का स्केल अप बढ़ा रहे, वहाँ पे आपको फाइनेंस की फैसिलिटी बढ़ जाएगी और रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा। उसके बाद लार्ज स्केल पे जाना है तो फिर कंपनी वाला फॉर्मेट है। तो यही बाइफर्केशन हर पॉइंट में बार बार आने वाला है, तो इसलिए आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्टनरशिप और एलएलपी की बातें भी यहाँ पे हो रही है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ना, पार्टनरशिप में और एलएलपी में डिफरेंस क्या है, मतलब क्यों एक पर्सन जो पार्टनरशिप फर्म बना रहा है वो एलएलपी की तरफ जाएगा, इसका कोई रीज़न। लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। देखो पार्टनरशिप फॉर्म में भी कैसा है ना, आप क्या बिजनेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने और सर ने अगर पार्टनरशिप फॉर्म बना रखी है, तो हमारे पास भी तो एलएलपी वाला ऑप्शन है, बट एलएलपी की तरफ जाना नेसेसरी नहीं है मेरे प्रोफेशन में, बिकॉज यहाँ पे ना लॉसेस जो होते हैं या उसका जो रिस्क है वो बहुत लिमिटेड है। मेरे केस में क्या है, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं आपको कोई गुड्स नहीं बेच रहा हूँ, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा इनपुट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है या बहुत सारे गुड्स मैंने परचेज कर रखे हैं उसमें पैसा लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे बिजनेस में लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज प्रोफेशन है। प्रोफेशन में कोई कॉस्टिंग तो नहीं लगी हुई है कि भाई इतना रॉ मटेरियल है, इतना सारा स्टॉक पड़ा है, इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही, वैसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं अगर पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में भी अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो इट इज़ ओके, उसमें इतना रिस्क फैक्टर नहीं है हैवी लॉसेस का, वो चलेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में आपको नेगेटिव पॉइंट वही है कि अनलिमिटेड लॉसेस अगर हो गए तो लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। एलएलपी के केस में क्या होगा, आपके लॉसेस की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, बट मेरे बिजनेस में अगर उतने लॉसेस होने का चांस ही नहीं है तो मैं फर्म बना के अपना बिजनेस कंटिन्यू करूँ तो भी ठीक है, एलएलपी की तरफ जाने की जरूरत नहीं। लेकिन यही हमारा बिजनेस ऐसा होता है जहाँ पे बोरोइंग्स बहुत करनी पड़ती है, जो रॉ मटेरियल है वो क्रेडिट पे खरीदना पड़ता है, फिर गुड्स बिकते हैं, फिर पैसा आता है, फिर पेमेंट्स होती है। अगर कभी लॉसेस हो गए, मार्केट खराब हुआ, तो लॉसेस बहुत हेवी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे फर्म के बदले क्या करना चाहिए, एलएलपी वाले फॉर्मेट में जाना चाहिए। पार्टनरशिप की पार्टनरशिप भी रहेगी, बट जो लायबिलिटी है वो लिमिट हो जाएगी। तो वो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के जो एडवांटेजेस है वो दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ एलएलपी। तो वो डिसीजन मेकिंग ये सब फैक्टर्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे। अगेन क्लासिफिकेशन तो वही एंटिटीज में होने वाला है। ऑपरेशन का स्केल अगर बहुत स्मॉल है तो प्रोप्राइटरशिप, मीडियम लेवल पे है तो फर्म एलएलपी, और लार्ज स्केल पे है तो कंपनी। बाइफर्केशन वैसे ही होगा। तो आपको सिर्फ फैक्टर समझने हैं, अंदर के पॉइंट्स में क्लासिफिकेशन बार बार रिपीट होने वाला है। तीसरा पॉइंट कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको ही समझ आ जाएगा क्या करना है। थोड़े से पैसों में काम हो रहा है तो प्रोप्राइटरशिप इनफ है, अपना खुद का पैसा लगा लो, थोड़ा बहुत लोन बोरोइंग कर लो, चलेगा। अगर मीडियम लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे फंडिंग चाहिए तो 2-4 लोग इकट्ठे हो जाओ तो सबके तरफ से पैसा आ जाएगा। और बहुत लार्ज स्केल पे अगर चाहिए तो कंपनी बना लो, उसमें भी ऐसा है कि भाई अप टू 200 पीपल वाला इनफ है तो प्राइवेट कंपनी, और पैसा चाहिए तो पब्लिक चले जाओ, और पैसा चाहिए तो लिस्टेड कंपनी या आईपीओ की तरफ चले जाओ, वो ऑप्शंस भी अपने पास रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है मैनेजरियल एबिलिटी की। ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में मैनेजमेंट का काम कितना है। अब क्या होगा ना, एक सोल प्रोप्राइटर पर्सन अगर अपना बिजनेस चला रहा है तो सारे मैनेजमेंट स्किल उसके पास होंगे नेसेसरी नहीं। अब बिजनेस वो किस स्केल पे कर रहा है उस हिसाब से। अब बहुत सारे बिजनेसेस में आप देखते हो वहाँ मार्केटिंग की भी नीड होती है। अब मार्केटिंग में भी आजकल अलग अलग सोर्सेज है, डिजिटल मार्केटिंग आजकल ट्रेंडिंग भी है और वो रिक्वायर्ड भी है क्योंकि सारी ऑडियंस आपको डिजिटल मीडिया पे मिलने वाली है। तो वो एक पॉइंट हो गया। अब प्रोडक्शन प्रोसेस है, पैकेजिंग है, फिनिशिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बहुत सारी चीज़ें होंगी बिजनेस में। तो हर चीज़ एक अकेला सोल प्रोप्राइटर मैनेज कर पाए ये डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर उसके बिजनेस में छोटे लेवल पे काम है और वो खुद मैनेज कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैनेज कर पा रहा है तो फिर उसको टीम की रिक्वायरमेंट होगी। अब टीम की रिक्वायरमेंट है तो एज अ पार्टनर चाहिए, एज एन एम्प्लॉय चाहिए, या फिर आप एक कॉर्पोरेट कंपनी बना के स्टाफ रिक्रूट करना चाहते हो, नीड ऑफ द बिजनेस के हिसाब से हम ये सारी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर
एंड मैनेजमेंट स्किल्स और द मैनेजमेंट टीम रिक्वायर्ड, कितनी बड़ी टीम चाहिए, उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कौन से फॉर्मेट में जाना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, आपको अपने बिजनेस में कितना कंट्रोल चाहिए उस पर भी होता है। अब ये कैसा होता है ना, ये सब चीज़ें इंडिविजुअल के नेचर पे भी डिपेंड करती है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि बोले मैं किसी और के साथ काम नहीं कर सकता, मैं अपना बिजनेस खुद करूंगा, कोई इंटरफियरेंस नहीं चाहिए, डिसीजन मेकिंग का पावर सिर्फ मेरा होना चाहिए। अगर आपका उस टाइप का एटीट्यूड या नेचर है तो फिर बेटर है कि आप प्रोप्राइटरशिप में काम करो इंडिविजुअली। रिस्क फैक्टर कम करना है तो ओपीसी बना लो, फिर पार्टनरशिप में, एलएलपी में, कंपनी वाले फॉर्मेट में तो मत ही जाना, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, वो डिग्री ऑफ कंट्रोल कहीं ना कहीं कम हो जाएगा एक इंडिविजुअल का। कंपनी का तो फॉर्मेट ही वही है कि किसी एक की मनमानी चलनी नहीं चाहिए। छोटा सा भी डिसीजन होगा, भाई बोर्ड मीटिंग बुलाओ, सबको पूछो, फिर एक ना बोलेगा एक हाँ बोलेगा तो डिसीजन पास हो जाए ज़रूरी नहीं है। कितनी बार आपको स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, तो हर छोटी सी बात पे ना बोर्ड रिजोल्यूशन से लेके स्पेशल रिजोल्यूशन तक मैटर चला जाता है। बट आपको है ना ऐसा है कि भाई मेरे को किसी को पूछना नहीं है, डिसीजन मेकिंग का पूरा कंट्रोल और अथॉरिटी मेरी होनी चाहिए, तो फिर कंपनीज वाला फॉर्मेट आपके लिए नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी वाला फॉर्मेट भी आपके लिए नहीं। तो कितना कंट्रोल चाहिए, कितना मैनेजमेंट में आपका डिसीजन मेकिंग चलना चाहिए, उसके बेस पे भी आप फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हो, ये पहले क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट भी कंप्लीट। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, ये बात भी हो गई। रिस्क और लायबिलिटी, कितना रिस्क है उस हिसाब से आप देख लो। अब ज़्यादा लॉसेस होने का रिस्क है तो एलएलपी एंड कंपनी, ये दो ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। कम रिस्क है तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ बिजनेस, ये सब चलेगा, क्योंकि इसमें लॉसेस की एक लिमिट अगर है कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होता है तो फिर ठीक है ना। जो क्या होता है ना, जितना कॉर्पोरेटाइज करोगे ना अपने बिजनेस को, कंप्लायंस का भी झंझट बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है अब मैं मेरे बिजनेस में सोचूंगा कि यार मैं भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देता हूँ, बोलने में तो अच्छा लगेगा, इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, मैं डायरेक्टर, फाउंडर, प्रमोटर, दो चार टैग लगा दिए, वो सुनने बोलने में अच्छा है, लेकिन फिर क्या होगा, कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, कंपनी सेक्रेटरी को हायर करो, हर चीज़ की रिपोर्टिंग करो, आरओसी से डील करो, उसका खर्चा भी होगा। तो अननेसेसरी कॉस्ट क्यों बढ़ाऊं जब मेरे बिजनेस में उतनी नीड नहीं। एलएलपी पे भी नहीं जा रहा हूँ, सिंपल रखते हैं, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में लीगल कंप्लायंसेस कंपेरेटिवली बहुत लो होते हैं। मुझे पूरे साल में ऐसे कोई स्पेसिफिक कंप्लायंसेस नहीं करने। अगर मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया था फर्म का, डीड बनवाई थी, उसको भी कितने साल हो गए, वो एक बार बनवा के रख दी, उसके बाद कुछ नहीं करना, तो वो कन्वीनियंट हो गया, उसके बेस पे बैंक अकाउंट ओपन हो गया, पैन कार्ड बन गया, रेगुलर कंप्लायंसेस का कोई खर्चा नहीं। तो दैट इज द कॉस्ट एडवांटेज। ये सब देख के डिसाइड करना चाहिए। अननेसेसरी आप एंटिटी के लेवल को स्केल अप कर दोगे तो साथ साथ में फिर आपको रिकरिंग कॉस्ट बार बार बेयर करना पड़ेगा, और जिसकी नीड नहीं, वैसे पॉइंट होगा। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो रिस्क फैक्टर कितना है उसके बेस पे आप डिसाइड कर लो, लायबिलिटी कितनी आ सकती है उसके बेस पे डिसीजन ले लो, ये एक फैक्टर और होगा। नेक्स्ट, बिजनेस की स्टेबिलिटी। अब देखो, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, स्टेबिलिटी का क्या ग्राफ है, कौन सा बिजनेस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, प्रोप्राइटरशिप या कंपनी? कंपनी। क्यों ऐसा, रीजन? परपेचुअल सक्सेशन जो आपने पढ़ा कि भाई मेंबर्स में कम एंड गो, कंपनी विल बी फॉर एवर। सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस प्रोप्राइटर पे डिपेंड करता है, उसको कुछ हो गया तो बिजनेस बंद। फर्म में भी सेम चीज होगी, सेपरेट एंटिटी वाला स्टेटस तो है नहीं। एलएलपी में होता है सेपरेट एंटिटी का स्टेटस या नहीं? होता है, ठीक है। एलएलपी जो है वो कंपनीज के फॉर्मेट पे भी बेस्ड है, तो सेपरेट एंटिटी का स्टेटस होता है, बट फर्म में ऐसा नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस स्टेबल रहे और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करे, मतलब आप हो या ना हो बिजनेस चलना चाहिए, तो फिर आपके पास कॉर्पोरेट एंटिटी वाला जो फॉर्मेट है वो प्रेफरेबल है। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटर इज इनफ, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। ओपीसी बना लो अगर इंडिविजुअली काम करना है, नॉमिनी रख के भी तो अपने परपेचुअल सक्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वही हो गया कि जो डिसीजन मेकिंग है, डे टू डे एडमिन काम है, वो आपको कैसे रखना है, एक पे डिपेंड करना है या फिर हर चीज़ के लिए अलग अलग स्टाफ रखना है या काम बांट लेना है, तो आप उस हिसाब से लेवल डिसाइड कर लो, जितना वर्क बर्डन हो उस हिसाब से। बहुत बार ना लोग ये भी गलती करते हैं, मतलब सोल प्रोप्राइटर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो हर काम खुद करने जाते हैं। तो एक्चुअली में थोड़ा आउटसोर्सिंग करना भी चाहिए। अगर बिजनेस का सारा काम आप खुद ही करने जाओगे ना, तो वो कोई प्रोग्रेसिव बात नहीं है, वो फिर एक स्केल से ऊपर आप नहीं बढ़ पाओगे, वो एक नेगेटिव फैक्टर भी हो जाता है, बिकॉज आपका दिमाग पूरा दिन ना मैनेजमेंट के काम में और एडमिन में ही ऑक्यूपाइड है। बिजनेस को ग्रो कैसे करना है सोचने का टाइम नहीं। तो थोड़ा बहुत स्टाफिंग और आउटसोर्सिंग और एक अच्छी टीम बना लेना, जिनको जो भी काम वो कर सकते हैं वो उनसे करवा लेना, वो ज़्यादा सही है। टीम बिल्डिंग होगी, अगर टीम के फॉर्म में काम होगा तो ग्रोथ होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, और अगर प्रोप्राइटर अपना दिमाग बाकी चीज़ों में लगा पाएगा तो एक्सपांशन का उसके पास स्कोप भी रहेगा। तो सारा काम खुद ही करने भाग रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस में इतना मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है तो स्टाफिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ सही होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वही बोला कि कितना फ्लेक्सिबल है। अब इसके अंदर जो इन्होंने पॉइंट्स बोले ना, उस हिसाब से भी देख लेते हैं, मैंने मेन चीज़ें हाईलाइट कर रखी है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू द
इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस, जैसे मैंने बोला कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, वो सब चीज़ पे डिपेंड करेगा. द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज वेरी सिंपल. देयरफॉर एनी चेंज इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी इफेक्टेड विद लीस्ट इनकन्वीनियंस एंड लॉस. मतलब फ्लेक्सिबल है ना, आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप इमीडिएटली कर सकते हो. कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेट, किसी से पूछना, कोई रिजोल्यूशन पास करना, वो सब होगा नहीं. पार्टनरशिप फर्म के कंपैरिजन में भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटेड पार्टनर्स है, जल्दी डिसीजन ले सकते हैं. लेकिन यही जब हम कंपनी के लेवल पे बात करते हैं तो वहाँ पे ना चीज़ें उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है एज कम्पेयर टू अ प्रोप्राइटरशिप. अब मेरा खुद का बिजनेस है, मैं जो चाहे करूँ. कंपनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, डायरेक्टर्स को बुलाओ, सबसे पूछो, अपॉर्चुनिटी सबको दो अपना पॉइंट रखने की. कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कोई एलिगेशन लगा रहा है, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना पड़ेगा, उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. फिर वोटिंग होगी, मेजोरिटी जो बोलेगी वो होगा. तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है, बहुत बार आप चेंजेस करना चाहते हो बट मेजोरिटी इज नॉट रेडी, तो फिर आपको उनके डिसीजन के साथ चलना पड़ता है. क्योंकि मैं तो ये चाहता था बट सबने ना बोला तो फिर हम वो नहीं कर सकते. तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के काम में, ये हो सकता है. नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. ये भी मैंने बोला इंडिविजुअल के नेचर पे डिपेंड करता है. कितने लोगों को यही होता है यार, पैसों में से 1 रुपये का हिस्सा किसी को देना नहीं, सारा प्रॉफिट तो मेरा ही होना चाहिए. फिर अगर आपका वैसा सोचना है, और काफ़ी लोग इस वजह से ग्रो भी नहीं कर पाते, ये अपने अपने नेचर पे भी डिपेंड करता है. क्योंकि वो छोटे से बिजनेस में रह जाएंगे, सारा प्रॉफिट 100%. अब आप अगर 100% प्रॉफिट खुद रखना चाहते हो और आपका प्रॉफिट साल का 10-20 लाख रुपए हो रहा है, और यही अगर आप टीम बना के एक्सपांशन करते हो और वो प्रॉफिट 1 करोड़ का हो जाए और उस 1 करोड़ में आपको 25% भी मिल रहा है ना, तो एब्सोल्यूट नंबर तो बढ़ गया. बट वो वैसा सोचने का लेवल होना चाहिए. फिर कितने लोग क्या वो 10-20 लाख रुपए में खुश है, 100% प्रॉफिट में, मतलब परसेंटेज क्यों देख रहे हो, एब्सोल्यूट नंबर देखो ना. आपका बिजनेस अगर इसे 100x मल्टीप्लाई हो सकता है, और अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज 100 के बदले 20 भी मिल गया ना, वो एब्सोल्यूट नंबर में मल्टीपल टाइम्स हो गया. लेकिन आप उस लेवल पे सोच ही नहीं पा रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे प्रॉफिट में से मैं किसी को हिस्सा नहीं दूंगा. अरे भाई, जो काम करेगा उसको हिस्सा तो देना ही पड़ेगा. तो उतना आप रिजिड रहोगे तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आ जाएगी, उसके ऊपर अपने ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो वो पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखना. तो आप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के मामले में क्या सोचते हो, उसके बेस पे ही आपको फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहिए. क्योंकि फिर ऐसी सिचुएशन में तो आप पार्टनरशिप में भी नहीं जा पाओगे. पार्टनर आएगा, वो भी तो 50% हिस्सा मांगेगा. फिर आपका नेचर कैसा है, वो बायस्ड हो गया. जब काम करना है ना तो सामने वाले से भी करवा रहे हो, लेकिन जब प्रॉफिट देना पड़ता है तो आपको ऐसे दिल पे लगता है कि आधे पैसे लेके जा रहा है. अब वो नहीं देख रहे हो आधा काम भी कर रहा है, तो आधा काम कर रहे हैं तो आधे पैसे लेके जाना उसका राइट है. लेकिन आपको उससे काम कराना है, फिर उसको पैसा नहीं देना है, तो वो अगर पॉइंट है तो प्रॉब्लम आने वाली. तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसा रखना है, क्या चाहते हो, उसके बेस पे फॉर्मेट डिसाइड करना चाहिए. नेक्स्ट, कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो मैं आपको एग्जांपल अभी मेरा दे रहा था वो यही था. मेरे पास सारे ऑप्शन है ना, मैं पब्लिक लिमिटेड के बदले वहाँ तक तो नहीं जाऊँगा, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड तक जा सकता हूँ. पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है, सारे ऑप्शंस मेरे बिजनेस लेवल पे ओपन है. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेटाइज्ड सिस्टम दिखेगा ना, मैं वही वाला फॉलो कर लूँ, क्योंकि मुझे सब चीज़ों का ध्यान रखना है. कॉस्ट मैंने आपको बोला, फिर रेगुलर कॉस्ट हो जाएगा हर चीज़ का, कंप्लायंस का. उसके साथ साथ प्रोसीजर फॉलो करो. सबसे बोरिंग काम वही है, अपना काम छोड़ के सरकारी रेगुलेशंस फॉलो करना. ये फॉर्म भरना है, ये डॉक्यूमेंट देने हैं, ये रिकॉर्ड सबमिट करने हैं, रिटर्न फाइल करना है. अब वो सब करने लग जाऊंगा तो काम पे कब ध्यान दूंगा. तो ऑब्वियसली मैं प्रोसीजर्स में पढ़ना नहीं चाहता हूँ. कॉस्ट मुझे लिमिट में रखना है, कंट्रोल में रखना है, और गवर्नमेंट रेगुलेशन से जितना दूर रहने का मौका मिले उतना अच्छा है. अननेसेसरी कंप्लायंसेस में क्यों टाइम वेस्ट करना है. तो ये सब सोच के आपको अपना बिजनेस फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहिए. मैं एलएलपी पे भी चला जाऊँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट एलएलपी के कंप्लायंसेस फर्म के कंपेरिजन में ज़्यादा है, कंपनी के कंप्लायंसेस एलएलपी के कंपेरिजन में ज़्यादा है. तो जब मुझे नीड ही नहीं है तो मैं क्यों जा रहा हूँ. मैं तो पार्टनरशिप फर्म भी बनानी पड़ी इसलिए बना रहा हूँ, अदरवाइज तो सोल प्रोपराइटर वाला ही बेस्ट है. क्योंकि मेरे बिजनेस में लॉसेस का रिस्क और वो क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, असेट्स पे लायबिलिटी आ जाएगी, वो सब कोई टेंशन है नहीं. तो फॉर्म से ऊपर के लेवल पे जाना मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं उतना खर्चा नहीं करूंगा. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप कॉस्ट और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो. कंपनीज भी बहुत बार यही करती है ना, प्राइवेट लिमिटेड है उसी लेवल पे काम कर रहे हैं, पब्लिक नहीं जाना है, तो पब्लिक लिमिटेड के कंप्लायंस बढ़ जाएंगे. पब्लिक में भी लिस्टेड अनलिस्टेड है, अब लिस्टेड में चले जाओगे तो सेबी रेगुलेशन आ जाएंगे, फिर वो भी तो फॉलो करने पड़ेंगे. तो उतने फंड्स की नीड नहीं है. स्टॉक मार्केट पे आपकी कंपनी के शेयर ट्रेड करा के आपको कुछ मिलना नहीं, कैपिटल इनफ है, तो क्यों अननेसेसरी लिस्टिंग में जा रहे हो. तो ये सब चीज़ों को सोच के कंपनी अपना डिसीजन लेती है, कोई भी बिजनेसमैन अपना डिसीजन लेगा. एक पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट, टैक्स इम्प्लीकेशन. बात खर्चे की हो रही है ना, अभी डीटी वाला पार्ट अपने स्टार्ट करेंगे तो आपको रेट्स पता चल जाएंगे. इंडिविजुअल के लिए टैक्स रेट्स कंपेरेटिवली कम होते हैं, बिकॉज स्लैब रेट लगता है. इनकम बढ़ेगी वैसे टैक्स का रेट बढ़ेगा. पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनीज, जितने भी सेपरेट एंटिटीज हैं, इन सबके ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है 30%. फॉरेन कंपनी में तो 40% है. तो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स 30% है. पार्टनरशिप फर्म में मेरे लिए यही केस एप्लीकेबल है. 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूँ ना, तो 30,000 रुपीज टैक्स आ रहा है.
1 लाख रुपए प्रॉफिट तो बहुत नॉमिनल अमाउंट हो गया पूरे साल का, एक पार्टनरशिप फॉर्म में जहाँ हम 2 लोग हैं। तो वो 1 लाख में से भी मुझे 30,000 तो टैक्स पे करना है, क्योंकि फ्लैट 30% रेट है। कोई बेसिक एग्जेम्पशन, कोई स्लैब रेट कि भाई 5%, 10%, ऐसा कुछ नहीं है। अब 5 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, 30% के हिसाब से कितना टैक्स हो गया आप गिन लो। तो टैक्सेशन बहुत महंगा पड़ जाता है। अब पार्टनरशिप फॉर्म में से तो मुझे टैक्स पे करना ही है। मेरी इंडिविजुअल इनकम भी तो दिख रही है, उसका टैक्स अलग आ रहा है। सर की इनकम दिख रही है, उनका टैक्स अलग आ रहा है। तो पूरे साल का ना टैक्स का अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो फिर वो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है कि आर्टिफिशियल एंटिटी की तरफ जाने का कोई सेंस है तो आप करो, अदरवाइज ये फिर टैक्स का बर्डन आपका हर साल का रहेगा, और नॉमिनल से प्रॉफिट पे भी अच्छा खासा टैक्स चला जाएगा। क्लियर? चलो, तो टैक्स इम्प्लीकेशन वाला पॉइंट हो गया। अब इसमें कैसा है, यहाँ पे देखो टैक्स इम्प्लीकेशन में मैंने कुछ ज़्यादा कंटेंट रखा भी नहीं और उतना ही था। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपने डीटी पढ़ लिया होगा, तो आपको लगता है कि इस पॉइंट में आपको डीटी वाले कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं कि आपने रेट्स लिख दिए कि फॉर्म के ऊपर, कंपनी के ऊपर 30% फ्लैट है, प्रोपराइटर में स्लैब रेट है। ये सब पॉइंट्स आप अपने मन से ऐड कर सकते हो, वो लॉजिकली रिलेट भी हो जाएंगे और कंटेंट भी इंप्रूव हो जाएगा। तो नीड है तो वो पॉइंट्स लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, इसका मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, रीजन के हिसाब से बात हो रही है। आप अपना बिजनेस कौन से स्केल पे करना चाहते हो उस पर। जैसे आप अगर कोई ऐसे किराने की शॉप में, एफएमसीजी स्टोर में, घर के आसपास कभी गए होंगे, आपने देखा है वहाँ पे ब्रांडेड वर्सेस लोकल प्रोडक्ट्स का एक चल रहा होता है हर चीज़ में। डिटर्जेंट पाउडर का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो डिटर्जेंट पाउडर में एक वो कंपनी है जिसका एड आप टीवी पे देखते हो और पूरे इंडिया में हर स्टोर में मिलेगा। एक डिटर्जेंट पाउडर होता है जो लोकल कंपनी का होता है, उसके रेट भी कंपेरेटिवली कम होते हैं और यूज़ में इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। ये भी देख लेना, बहुत बार लोकल प्रोडक्ट्स डिटर्जेंट में और फिर ये बर्तनों के लिए जो वॉशिंग लिक्विड और ये सब आते हैं ना, तो लोकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। और वो आसपास अगर आपके घर के मिल रहा है ना, तो प्राइस में भी सस्ता है, उसका क्वालिटी भी अच्छी है, तो लोग उसको ज़्यादा बाई कर रहे हैं, ब्रांड वाला कम बिक रहा है। अब ये दो कंपनीज का अप्रोच टोटली डिफरेंट है। एक कंपनी कंपनी के लेवल पे गई है, उसने अनलिस्टेड कंपनी बना ली, कैपिटल बोरो कर लिया, पूरे इंडिया की हर दुकान में अपना सामान पहुंचा लिया। दूसरा अपना लोकल बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है, नियर बाई उसकी फैक्ट्री है, छोटे लेवल पे काम कर रहा है और अपने एरिया को केटर कर रहा है। बस इसी एरिया में प्रोडक्ट मिलता है, दूसरे सिटी में नहीं मिलेगा, दूसरे एरिया में भी नहीं मिलेगा, उसकी रेंज लिमिटेड है। तो जोग्राफिकली आप अपना प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका बिजनेस का लेवल क्या होगा। अब पूरे इंडिया में आपको गुड्स पास ऑन करने हैं, हर दुकान में बिकना चाहिए, तो उसके लिए उतना कैपिटल भी तो चाहिए, उतना नेटवर्क चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उतना पैसा शेयर करना पड़ेगा। तो फंडिंग कहाँ से लाओगे, फिर आपको जाना पड़ेगा कंपनी के लेवल पे, कैपिटल रेज करके काम करना है। और ये अगर छोटे से लेवल पे काम करना चाहते हो लोकल एरिया में, तो आप थोड़ा सा बैंक लोन लेके अपनी थोड़ी कैपिटल लगा के एक छोटा सा यूनिट स्टार्ट कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग का, और वहाँ से सप्लाईज लोकल लेवल पे कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम करना चाहते हो वैसा। तो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी में ये पॉइंट्स आ जाएंगे। जितना लार्ज स्केल पे जाओगे ना, उतना फॉर्मेट फिर आपको महंगा वाला यूज करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। ये फॉर्मेट वाइज पता चल जाएगा। सोल प्रोप्राइटर में जो ओनरशिप है वो तो एक के पास है, वो पास ऑन करनी हो तो अपनी फैमिली में किसी को पास ऑन करेगा। पार्टनरशिप फर्म में वो एडमिशन रिटायरमेंट वाला ऑप्शन है अपने पास। एलएलपी में भी सेम चीज़ है। कंपनी वाले में हम जानते हैं शेयर्स होते हैं, आप शेयर्स पास ऑन कर दो। अब प्राइवेट लिमिटेड है तो प्रीएम्पशन का राइट और वो सब चीज़ें रहेंगी। पब्लिक लिमिटेड है तो किसी को भी सेल कर दो। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो ट्रांसफरेबिलिटी का प्रोसेस हर टाइप के बिजनेस में, एंटिटी में अलग अलग रहेगा, जो हम कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं। मैनेजरियल नीड्स वाला मैंने आपको बता दिया। छोटे बिजनेस में मैनेजमेंट नीड्स कम होंगी, प्रोपराइटर अपना काम कर सकता है। बड़े लेवल पे आपको डिपार्टमेंट वाइज फिर हर चीज का स्टाफ अलग चाहिए होगा, तो वहाँ कॉर्पोरेट लेवल पे जाना पड़ेगा। सीक्रेसी वाला पॉइंट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इस वजह से भी काफ़ी लोग एक्सपांशन नहीं करते। तो बिजनेस में सीक्रेसी बहुत मैटर करती है, प्रोफेशन में तो कम लेकिन बिजनेस में ज़्यादा करती है। बिकॉज आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो, उसकी टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हो, उसका पेटेंट कॉपीराइट है या नहीं, कितना ईजिली कॉपी हो सकती है। बहुत चीज़ों में क्या है, पेटेंट भी नहीं मिलता, तो फिर क्या होगा ना कि भाई कॉपी कर लेगा कोई ना कोई। तो आपके वो प्रोसेस को आपको सीक्रेट रखना है। अब इसमें जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा स्टाफ, जितने पार्टनर्स, जितने शेयर होल्डर्स, फिर वो क्या होगा ना, वो सीक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि इस चीज़ को आपको सीक्रेट रखना है कि सोर्सेज क्या है आपके, तो उस सिचुएशन में फिर आप स्मॉल स्केल पे या प्रोपराइटरशिप पे रहो, या लिमिटेड जैसे पार्टनरशिप या एलएलपी में लिमिटेड मेंबर्स जो क्लोज वंस है, जो बात लीक नहीं करेंगे। बट बड़े लेवल पे जाओगे तो डिफिकल्टी हो जाएगी। बट इसमें भी वो पैराडॉक्स वाली सिचुएशन है, जैसे कोका कोला और ये सब ब्रांड्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि भाई इनका फॉर्मूला सीक्रेट है। अब पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई कंट्री जहाँ कोका कोला नहीं बिकता है, लेकिन फिर भी उसका फॉर्मूला सबको नहीं पता है। अब वो सीक्रेसी उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेंटेन की है, लेकिन वो कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो फिर वो बिजनेस कर पा रहे हैं, लेकिन हर किसी के लिए इस लेवल पे सीक्रेसी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। उन्होंने अपना बिजनेस फंक्शन वैसे डिवाइड किया हुआ है। तो कोका कोला का जो कॉन्सेंट्रेट है वो कहीं और बनता है, फिर उसका बॉटलिंग कहीं पे और होता है, पैकेजिंग कहीं और होता है, सब डिफरेंट है। तो किसी एक बंदे को वो सारी डिटेल्स नहीं पता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो इंग्रेडिएंट्स सेफ है, वो फॉर्मूला उनका सेफ है, वैसे ही पेटेंटेड होगा,
तो उस वजह से फिर वो लोग उसको उतना सीक्रेटली कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और इनमें भी ब्रांड्स के अंदर भी डिवीजन है, कोका कोला, थम्स अप, ये सब, या पेप्सी है, तो इनके टेस्ट में वेरिएशन है कि सब एक जैसे ही लगते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? टेस्ट अलग है, कोका कोला, थम्स अप और पेप्सी का टेस्ट अलग है, कोई आपको फ़र्क पड़ता है? कोई भी एक दे दिया चलेगा। अब काफ़ी लोगों को स्पेसिफिक टेस्ट समझ आता है कि पेप्सी का टेस्ट अलग है, कोका कोला का अलग है, और आपका एक प्रेफरेंस होगा कि हमें यही वाला पसंद है। तो कितनी बार वो ऑप्शन देगा ना कोई रेस्टोरेंट वाला, आप बोलोगे नहीं भी पेप्सी नहीं चाहिए तो कोका कोला लेके आए, या वाइस वर्सा, थम्स अप लेके आए। तो टेस्ट में वेरिएशन है। अच्छा, इन कंपनीज के फॉर्मूला में भी तो फर्क होगा, तभी टेस्ट में वेरिएशन आ रहा है। तो ये लोग भी एक दूसरे को कॉपी नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उन्होंने वो डिफरेंशिएटर जो क्रिएट। तो स्टार्टअप्स के लिए अपना एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, वो पूरा फोकस ही उसी के ऊपर है, और उसमें डिटेल में बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ। दूसरा, फीचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। प्राइवेट लिमिटेड के बारे में अपन ने कंपनी लॉ में भी पढ़ लिया, पॉइंट्स उसके बेस पे, इसलिए मैंने शॉर्ट में सिर्फ हेड पॉइंट्स ही रखे हुए हैं। अब फंडिंग रेज करना कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है। एक प्रोप्राइटर किसी से फंडिंग मांग रहा है और एक कंपनी फंडिंग मांग रही है, उसमें फर्क पड़ता है। वो जो परपेचुअल सक्सेशन वाला जो पॉइंट है, वो इन्वेस्टर के भी ध्यान में होता है कि भाई कंपनी चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि प्रोप्राइटर के ऊपर सब डिपेंड कर रहा है। तो फंडिंग रेज करना कंपेरेटिवली बेटर है। लायबिलिटी लिमिटेड है। स्टार्टअप कॉस्ट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अभी दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट काफ़ी साल से ये बोल रही है कि स्टार्टअप्स को हम प्रमोट करेंगे। आप बिजनेस अगर शुरू करते हो तो क्या होता है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अब एक बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सारा काम खुद नहीं करने वाला, उसको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो स्टार्टअप कल्चर जो है उसके पीछे गवर्नमेंट भी अपना फोकस कर रही है। टैक्स बेनिफिट्स हैं, स्टैम्प ड्यूटी में रिलीफ है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम कर दिए, बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ पे मिलते हैं, तो एक एडवांटेज हो गया। रिक्वायर्स ग्रेटर कंप्लायंस ड्यू टू कंपनी एज अ फॉर्मेट, वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे भी हो गया, फिर कंप्लायंसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कंपनी का टैग लगते हैं और टैक्स एडवांटेज कम हो जाता है, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा हो जाता है। एलएलपी वाले पॉइंट में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है टू एलएलपी, तो वहाँ इन डेप्थ बात होने वाली है। बेसिक आपको जितना अभी आइडिया है ना उतना मोर देन इनफ है। ये फीचर्स और ये सारी चीज़ें भी उस चैप्टर में डिस्कस होने ही वाली है, तो अभी नहीं भी डिस्कस करेंगे चलेगा। पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में आप जितना पढ़ चुके हो उसके बेसिस पे ही है, एक पैराग्राफ दिया है सिर्फ फॉर्मेलिटी। सोल प्रोप्राइटर वाले केस में ये भी हम बात कर चुके हैं, इंडिविजुअल पर्सन, तो रिपीट कंटेंट है। फीचर्स एंड ऑल, ओपीसी आपको पता है, ओपीसी भी अपन ने पढ़ा कंपनी लॉ में। इवन यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 2 जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी ओपीसी के ऊपर डिटेल में बात की है, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ पूछना है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? क्लियर सारे पॉइंट्स? बस ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी कल देखेंगे।